हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम हिंदी विषय के लिए हिंदी साहित्य का अगला अध्याय 2 आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, यह भी इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। और आदिकाल या वीर गाथा काल से संबंधित पूरा सेशन इस वीडियो में चलेगा और कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आदिकाल या वीर गाथा काल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी शुरुआत यदि विक्रम संवत की बात किया जाए तो 250 से 1375, और ईस्वी सन में बात किया जाए तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। आदिकाल 993 से 1318 ईस्वी तक के काल को आदिकाल माना गया है। और विक्रम संवत के बाद किया जाए तो 250 से 1375 जो है आदिकाल माना गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को क्या कहते हैं, इनका विचार क्या है, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट देखते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव अपभ्रंश अवस्था से मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी मानते हैं। जबकि दूसरा कथन इनका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रारंभ संवत 250 से लेकर के संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये विक्रम संवत के आधार पर 250 से 1375 और उस समय राजा भोज और हमीर देव के बीच के सेशन को इन्होंने आदिकाल माना है। जबकि तीसरा इनका कथन है कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासु के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल भी कहा है। तो इसे वीर गाथा काल क्यों कहा गया है, तो उस समय के जो राज दरबार में आश्रित कवि थे, वे उस समय के राजा के नीति श्रृंगार, उनके वीर पराक्रम को राजसभा में सुनाया और बताया करते थे, जिसके कारण इसका नाम वीर गाथा काल रखा गया। और इस प्रबंध परंपरा को रासु का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रासु। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम जो है, अपभ्रंश नाम या पहल इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, राजा धारसेन द्वितीय के पिता का नाम गुहसेन था, जो विक्रम संवत 750 के पहले थे, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। किसको? धारसेन द्वितीय के पिता गुहसेन को। ठीक, तो अपभ्रंश नाम पहल ध्यान रखिएगा, ये धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है। ये कहाँ के राजा थे? तो वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सिद्धों की उद्भित रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है।
तो ये सिद्ध जो है, ये सिद्धों की जो बात की गई है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इनकी रचनाओं की जो भाषा है देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी कौन थे? ये कवि थे सौरसेनी। प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात वज्र और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। तो पुरानी हिंदी के व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा सौरसेनी के द्वारा प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात अपभ्रंश का अर्थ ब्रज और खड़ी बोली, जिसे पश्चिमी हिंदी के रूप में था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी का प्रथम कवि अपभ्रंश भाषा में, हिंदी के प्रथम कवि अपभ्रंश भाषा के कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माने हैं? स्वयंभू को। ये स्वयंभू लेखक हैं, इनको माने। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपने भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा गया है? स्वयंभू को। प्रारंभिक हिंदी नामकरण करने वाले विद्वान कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और भोला शंकर व्यास। इन चारों लोगों का नाम याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और भोला शंकर व्यास, ये प्रारंभिक हिंदी के नामकरण करने वाले विद्वान थे। अब चलिए इनके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। कौन पुरानी हिंदी है? उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तथा राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी के प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो राजा मुंज को। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने माना है। तो 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का प्रारंभ किसने माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और राजा मुंज को इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदौ प्राकृत रूढ़ियों में बद्ध हिंदी, इसका अर्थ हुआ प्राकृताभास हिंदों का प्राकृत रूढ़ियों में बद्ध हिंदी कहा, तथा 993 ईस्वी से हिंदी का आरंभ माना। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रारंभ कब से है? 993 से। और इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदो माना। प्राकृत भाषा हिंदो, जिसका अर्थ प्राकृत रूढ़ियों में बद्ध हिंदी होता है। जबकि बात किया जाए भोला शंकर व्यास की, तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को, जो हिंदी का आरंभिक रूप है, उसे अवहट्टू नाम दिया है। अवहट्टू। कौन? हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट्टू नाम किसने दिया? भोला शंकर व्यास ने। चलिए अब यहां देखते हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें केदारनाथ पांडे भी कहा जाता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन, केदारनाथ पांडे जी ने कहा जाता है, उन्होंने। तथा अपभ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के सभी कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता प्रदान की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हिंदी के प्रथम कवि
तो हिंदी के प्रथम कवि जो है, यहाँ अलग अलग लेखकों ने अलग अलग माना है लोगों को। तो हिंदी के प्रथम कवि राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका समय अज्ञात है। जबकि सरहप्पा को राहुल संकृत्यायन जो है हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। राहुल संकृत्यायन के कार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा, ये 8वीं शताब्दी में थे। जबकि पुष्य या पुंड को 7वीं शताब्दी में थे। शिवहर सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, ये तीनों लोग पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यह 8वीं शताब्दी में थे। जबकि शालिभद्र सूरी को जो 1184 ईस्वी में थे, गणपति चंद्र गुप्त हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। जबकि अब्दुल रहमान को 13वीं शताब्दी में थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करने का कारण है वर्ण, विषय एवं चेतना की दृष्टि से सिद्ध साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य के विकास के लिए आधार भूमि तैयार की, शैली परंपरा के विकास के दृष्टि से। अब आदिकालीन हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया गया है सिद्ध साहित्य, जैन या राम साहित्य, लौकिक साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य, चारण या रासो साहित्य और गद्य साहित्य में। ये वर्गीकरण है। तो हिंदी के प्रथम रचना की बात किया जाए तो हिंदी की प्रथम कवि सरहप्पा को जो रचनाएं मिलती हैं ये सभी मुक्तक हैं। जो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, इनकी रचनाएं जो हैं वो सभी कैसी हैं? मुक्तक हैं। काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं है। मुक्तक हैं, एक काव्य ग्रंथ के रूप में नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में जैन आचार्य देवसेन की रचना श्रावक 4 जो 933 में लिखी गई है, श्रावक 4 किसने लिखा है? जैन आचार्य देवसेन ने। हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना क्यों? क्योंकि ये काव्य ग्रंथ में है और सरहप्पा के द्वारा मुक्तक में लिखा गया, इसलिए नहीं माना जाता है। तो हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? श्रावक 4 को, जो कि जैन आचार्य देवसेन ने लिखा है। इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म, यानी कि श्रावक धर्म का अर्थ होता है गृहस्थ धर्म, का वर्णन किया गया है। साथ ही साहित्यिक तत्वों का भी इसमें अभाव नहीं है। अब चलिए अपभ्रंश साहित्य के बारे में जानते हैं। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि। तो अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कि स्वयंभू कैसे कवि है? तो अपभ्रंश साहित्य के स्वयंभू, पुष्यभूत और ये थोड़ा सा, ये कौन है? ये स्वयंभू, पुष्यदंत और ये जोइंदू, अब्दुल रहमान, जिंदल धुरी और ये देखिए थोड़ा सा। तो स्वयंभू के बारे में देखते हैं। स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो स्वयंभू की जो रचनाएं हैं वह हैं पौंचर्यु, रिठेड़मी चर्यु, पंचमी चर्यु और स्वयं मुक्तम। अब स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। इनका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं।
जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास भी माना है। तो कालिदास किसे भोला शंकर व्यास ने माना है? स्वयंभू को। स्वयंभू का पौंचर्यु 5 कांड में विभक्त है और अपूर्ण प्रबंध काव्य है। कैसा है? अपूर्ण प्रबंध काव्य, जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इसके प्रथम कांड का शीर्षक विद्याधर है। साहित्य की दृष्टि से पौंचर्यु श्रेष्ठ काव्य है, जिसमें राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के आचरण में हुआ है। तो पौंचर्यु में किसका वर्णन है? राम का, जैन परंपरा के आचरण में। इसकी रचना कड़कबद्ध का अर्थ होता है दोहा चौपाई युक्त शैली में हुई है। इस ग्रंथ को रचना उन्होंने धनंजय के आश्रय में की। किसके? धनंजय के आश्रय में। जबकि बात किया जाए ऋद्धेंद्रमुच्चरयु की, तो इसमें कृष्ण गाथा का वर्णन है। पौंचर्यु में राम की और ऋद्धेंद्रमुच्चरयु में कृष्ण की। टिप्पणी है, स्वयंभू के पिता का नाम मारुति देव था और माता का नाम पद्मिनी था। पौंचर्यु में 90 संधियां और 5 कांड हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की है। शेष की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ के भी कहा है। स्वयंभू ने किसे? चतुर्मुख को। चतुर्मुख को क्या कहा है? पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक। पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक किसे माना है? चतुर्मुख। और श्रेष्ठ कवि भी माने हैं। अब पुष्यदंत के बारे में देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य के ये हैं पुष्यदंत। तो पुष्यदंत की रचना है महापुराण, अड़ेय कुमार चरियु और जसहर चरियु, अड़ेय कुमार चरियु और महापुराण। पुष्यदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना गया है। इनका उपनाम अभिमान मेरु था। उपमान क्या था? अभिमान मेरु। पुष्यदंत पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए थे। पुष्यदंत अपभ्रंश साहित्य के व्यास माने जाते हैं। अपभ्रंश साहित्य के व्यास कौन माने जाते हैं? पुष्यदंत। डॉक्टर भोला शंकर व्यास इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूति मानते हैं। तो माघ, भारवी, बाण और भवभूति किसे माना जाता है? तो पुष्यदंत को कौन मानते हैं? डॉक्टर भोला शंकर व्यास। जबकि महापुराण 63 महापुरुष गुण अलंकार यानी कि प्रबंध काव्य में 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया गया है। इसे जैन पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। भवभूति लेखक थे। पुष्यदंत ने स्वयं को उपाधि कुछ धारण किए थे। क्या क्या? अभियान मेरु, काव्य रत्नाकार, कवि कुल तिलक। ये इनकी उपाधियां थी पुष्यदंत की। जबकि इनकी रचना, कुछ रचनाएं हैं इनके समय की। तो ये रचनाओं के भाषा क्या थी और कवि कौन थे? तो भविष्यत कहा, ये जो है अपभ्रंश की भाषा में रचना है। और किसने लिखा है? धनपाल ने। उपदेश रसायन ग्रंथ, ये जैन ग्रंथ काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। जैन ग्रंथ काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन था? उपदेश रसायन रास, जिसके कवि थे जिंदत सूरी। तो यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। उपदेश रसायन रास
उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन है? उपदेश रसायन। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों की नृत्य गीत रास लीला काव्य है। जोइंदू जो 10वीं शताब्दी में थे, इनके द्वारा जो है लिखे गए किताब परमात्मा प्रकाश और योगसार। परमात्मा प्रकाश और योगसार। परमात्मा प्रकाश और योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है। तो दोहा काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है? तो जोइंदू के परमात्मा प्रकाश और योगसार से। अब्दुल रहमान की रचना का क्या नाम है? तो अब्दुल रहमान की रचना का नाम संदेश रासक है। संदेश रासक प्रथम धर्मोत्तर रास ग्रंथ है। प्रथम धर्मोत्तर रास ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश रासक। देसी भाषा में लिखित किसी मुसलमान कवि का प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। यह संदेश काव्य परंपरा के 3 प्रकरणों में विभक्त 233 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। कैसा काव्य है? संदेश खंड काव्य। राम सिंह पाहुर दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति का महत्व दिया गया है। राम सिंह के पाहुर दोहा में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदि काल अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है, जो इस प्रकार है। तो ग्रियर्सन के अनुसार आदि काल के जो 9 कवि हैं वह हैं पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर और भोजराज। जबकि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। ये 3 भाई थे, इनकी रचना मिश्र बंधु विनोद है कि प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल 700 से 1414 विक्रमी के अंतर्गत 19 कवियों का स्थान दिया है। ये 19 कवि इस प्रकार हैं। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं 19 कवियों की और समय भी दिया गया है। तो ये पुष्य या पुंड इनकी रचना अज्ञात है, 770 विक्रमी में थे। अज्ञात कवि खुमान रासो रचना है 890 विक्रमी में। नंद कवि रचना अज्ञात है 1137 विक्रमी में। मशऊद रचना अज्ञात है 1180 विक्रमी में। कुतुब अली रचना अज्ञात है 1180 विक्रमी में। जबकि साइदान चारण सम्मोत्सार लिखे 1191 विक्रमी में। अकरम फैज वर्तमाल लिखे हैं, वर्तमाल 1205 से 58 के बीच। जबकि चंद्र वरदाई या चंद की बात किया जाए तो ये पृथ्वीराज रासो लिखे हैं 1225 से 49 विक्रमी में। जबकि जगनिक आल्हा खंड या परमाल रासो लिखे हैं। जगनिक आल्हा खंड या परमाल रासो। और केदार कवि बारदार बेड़ी रचना ज्ञात है 1125 विक्रमी में। जल्हन भूपति थे, भागवत दशम स्कंद भाषा लिखे हैं 1344 विक्रमी में। नरपति विशल देव रासो नरपति के द्वारा लिखा गया है 1354 विक्रमी में। जबकि वरा सिंह लिखे हैं विजयपाल रासो 1355 विक्रमी में। और सुरंगधर लिखे हैं अमीर काव्य 1357 विक्रमी में। अमीर खुसरो मुल्लाद उद लिखे हैं नुकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रमी में। गोरखनाथ के द्वारा 40 ग्रंथ लिखा गया है 1407 विक्रमी में।
सारंगधर पद्धति के नाम से सारंगधर ने एक सुभाषित ग्रंथ बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। तो शुक्ल जी के अनुसार जो आदिकालीन रचनाएं हैं उनको दो वर्ग दिया गया है, अपभ्रंश और देश भाषा काव्य। आचार्य शुक्ल ने कुल 12 रचनाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। तो इन 12 रचनाएं जो हैं वह किनकी हैं और किस काव्य में है? तो 12 जो रचनाएं हैं वह विजयपाल रासो अपभ्रंश में है, हमीर रासो अपभ्रंश में, कीर्ति लता अपभ्रंश में, कीर्ति पताका। ये चार जो है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका अपभ्रंश में दिए हैं। जबकि देश भाषा काव्य में इन्होंने खुमान रासो, पिशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे अल्लाखंड मूल रूप भी कहा जाता है, खुसरों की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, ये देशी काव्य में दिया है। सोम प्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। इनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में हुआ था। तो सोम प्रभु सूरी कौन थे? तो ये जैन साधु थे। कुमार पाल प्रतिबोध 1241 विक्रमी संवत सोम प्रभु सूरी ने गद्य पद मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। तो सोम प्रभु सूरी ने गद्य पद मिश्रित संस्कृत और प्राकृत के मिश्रण से जो काव्य लिखे वो कौन सा लिखे? कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जबकि लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ संग्रह का रचना किए। तो प्राकृत पैंगलम किसने लिखा है? लक्ष्मीधर ने। अब आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं, तो अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं भारतेश्वर बाहुबली रास, राउल बेली गद्य पद्य में है, जबकि वर्ण रत्नाकर गद्य में है। श्रवकाचार हमीर रासो उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य, ये सब अपभ्रंश में है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए आदिकालीन या अपभ्रंश से मुक्त है, ये अपभ्रंश में नहीं है। कौन कौन? खुमाल रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंत गिरी रास, बसंत विलास और खुसरों की पहेलियां। अब सिद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। सिद्ध साहित्य क्या होता है? सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म में हुआ, जबकि बौद्ध धर्म की शाखा जानते हैं महायान और हीनयान थे। महायान की अगला जो चला वो मंत्रयान या वज्रयान चला। मंत्रयान या वज्रयान ये महायान की शाखा थी, और मंत्र वज्रयान की शाखा सहजयान चली। सहजयान देख रहे हैं स्क्रीन पर, सहजयान। वज्रयान का केंद्र भी पर्वत रहा है, और सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। ये जो सहज यानी थे उनकी भाषा का नाम क्या था? संध्या। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्ति करने की चेष्टा करने वाला साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रायन तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो सिद्ध साहित्य किससे प्रभावित था? बौद्ध धर्म के वज्रायन से। इसके कवि महापंडित राहुल शंकरतायन ने अपने हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख करते हुए सिद्ध सरहप्पा से साहित्य का आरंभ माना और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? राहुल शंकरतायन ने, जो कि सिद्ध साहित्य से प्रभावित थे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अब सिद्ध साहित्य जो है हिंदी साहित्य में पहली काव्य धारा है। सिद्धि साहित्य हिंदी साहित्य में पहली काव्य धारा है, काव्य धारा जिसमें महिलाओं का अब यहाँ प्रारंभ हुआ, आविर्भाव हुआ है। मणिभद्रपा, कनपलापा और लक्ष्मीकरा ने साहित्य में अपनी भूमिका अदा की। वस्तुतः यहीं से हिंदी साहित्य में महिला लेखन का प्रारंभ होता है। कहाँ से? सिद्ध साहित्य से। मुनिदव्य एवं अदव्य ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1916 ईस्वी में किसके रहा? हरप्रसाद शास्त्री ने किया और बौद्ध गान व दोहा शीर्षक से सिद्धों की कविताएं प्रकाशित कराई। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान व दोहा, शीर्षक क्या था? बौद्ध गान और दोहा, सिद्धों की कविताओं का प्रकाशन किए थे। कब? 1916 में। इसका दूसरा प्रयास प्रबोध चंद्र बागची ने किया और इसका तीसरा प्रयास पंडित राहुल शंकरत्यायन ने 1945 में। तो राहुल शंकरत्यायन, प्रबोध चंद्र बागची और हरप्रसाद शास्त्री ये सिद्ध साहित्य से प्रभावित थे। तो दोस्तों, आज हमारा ये हिंदी साहित्य आदिकाल या वीरगाथा काल का सेशन संपूर्ण समाप्त होता है। अब दोस्तों, वीडियो इस तरह से हिंदी साहित्य को अगला और भी आपके नोटिफिकेशन में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।